Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. So now we are back with the second part of this chapter. आप सभी ने इससे पहले वीडियो के पहले पार्ट को देखा था। हमने चैलेंजेस ऑफ द नेशन बिल्डिंग के बारे में समझा था। राष्ट्र निर्माण की चुनौती में हमने देखने की कोशिश करी थी कि अकॉर्डिंग टू 12th क्लास राष्ट्र निर्माण में कौन सी तीन एक सबसे इम्पॉर्टेंट चुनौतियों में से थी, वो हमने वीडियो के पहले पार्ट में देखा है। हाँ, अगर आपने वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो गाइस प्लीज़ पहले वीडियो का पहला पार्ट वॉच करिए, अदरवाइज़ आपको इस सेकंड पार्ट समझ में नहीं आएगा। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस चैप्टर के नोट्स का लिंक मिल जाएगा जो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हमें ये जानना है कि 1947 के बाद जब हमारा भारत देश आज़ाद होता है तो 1947 में उस टाइम पीरियड जब शुरुआती समय से देश की आज़ादी की बात हो रही थी, यानी कि बोले तो 1915 से जिस समय पे गांधी जी भारत के अंदर आए थे, तो शुरुआती समय में उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि वो एक आज़ाद भारत को दो मुल्क के रूप में देखने की कोशिश करेंगे। मतलब आपको पता है, इंडिया और पाकिस्तान। तो इसीलिए अब हमें ये देखने की कोशिश करनी है कि जो पार्टीशन था जो 1947 में हो रहा था, और अगर वो पार्टीशन नहीं होता तो सोचिए कितना ज़्यादा फ़ायदा होता, या आज जो आप भारत देख पा रहे हैं उसकी वैल्यू कुछ अलग ही होती। लेकिन 1947 में सबसे बुरी बात ये रही कि भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, और ब्रिटिश भारत, उस समय जब वो ब्रिटिश भारत था यानी कि ब्रिटिश इंडिया था, तो उस समय उसका विभाजन होता है। विभाजन होने का सबसे इम्पॉर्टेंट कारण ये था कि मोहम्मद अली जिन्ना के हिसाब से ऐसा बोला गया था कि जो इंडिया है उसमें दो टाइप के मेजॉरिटी ऑफ द ग्रुप पीपल रहते हैं, जिसे आप हिंदू और मुस्लिम के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, दो पीपल थे, इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा कि आज़ाद हिंदुस्तान के साथ साथ आज़ाद पाकिस्तान भी जो है वो आज़ाद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी दो लोगों की है, और इसीलिए उन्होंने उस टाइम पीरियड पे एक थ्योरी दी थी जिसे आप टू नेशन थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसे हिंदी में द्विराष्ट्रीय सिद्धांत बोला जाता है। दैट मीन्स इस थ्योरी का मतलब ये हो गया कि ऐसी थ्योरी जिसमें दो नेशन का डिविडेड हो जाए, दैट मीन्स दो नेशन डिवाइड हो रहे हों, उसे हम द्विराष्ट्रीय सिद्धांत बोलते हैं। दोस्तों, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए आपको इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है कि यहाँ पर द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के तहत पूरी तरीके से पाकिस्तान ने एक अलग सेपरेट नेशन बनाने की, सेपरेट कंट्री बनाने की डिमांड करी थी, और उन्होंने कहा था कि ये कंट्री जो होगी ये स्पेशली मुसलमानों की होगी। तो दोस्तों, इस तरीके से भारत और पाकिस्तान में हम देखते हैं पार्टीशन होता है 1947 तक आते आते। इससे पहले कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर भी बहुत सारी दिक्कतें आई थी, वो आपने 11th क्लास की पॉलिटिकल के अंदर आई थिंक काफ़ी डीपली पढ़ा होगा। हम इतना डीपली इसके अंदर नहीं बताएंगे, बस नेशन बिल्डिंग से रिलेटेड जो जो बातें हो रही हैं हम उससे रिलेटेड बताने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, क्योंकि गांधी जी जो थे वो 1947 की आज़ादी के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, और गांधी जी कभी ये नहीं चाहते थे कि जो भारत है उसके टुकड़े हो और भारत दो हिस्सों में बटे, क्योंकि शुरुआती समय से पूरे देश के अंदर कांग्रेस ही लीड कर रहा था कंट्री को। इसीलिए कांग्रेस ने इस थ्योरी का अपोज्ड करा। उन्होंने बोला कि ये जो सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पेश किया जा रहा है वो बिल्कुल नागवारा है, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें टू नेशन थ्योरी को पूरी तरीके से मान लेना चाहिए। इसी वजह से आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और मुस्लिम लीग, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग जो थी, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के क्रिएशन को लेके बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहे थे। अब दोस्तों, अंग्रेज कभी भी ये नहीं चाहते थे कि भारत जो है एक सुकून भरा देश बन पाए, इसीलिए भारत देश के आखिरी गवर्नर जनरल। तो दोस्तों, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आपको कमेंट करना है और आपको ये बताना है कि भारत का आखिरी गवर्नर जनरल ब्रिटिशर्स कौन था, उसका नाम क्या था। ठीक है ना? उन्होंने पूरी तरीके से टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट करा और ये कहा कि वो पूरी तरीके से किसी भी मुल्क में रहने वाले व्यक्ति को या कौम को, या जिनकी मेजॉरिटी या माइनॉरिटी ग्रुप में लोग हैं, उसको किसी को भी वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सो दैट इज़ वाई उन्होंने टू नेशन थ्योरी को पूरी तरीके से अडॉप्ट करा।
और अडॉप्ट करने के बाद यू कैन सी दैट 1947 के टाइम पीरियड पे हमारे भारत देश के अंदर जो ये पेनफुल प्रोसेस चला था वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था और पार्टीशन में हर चीज़ को डिवाइड कर दिया गया था। तो दोस्तों पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो था वो दो नेशन बना था उसके बाद ही। क्यों? क्योंकि जो भारत के आखिरी गवर्नर जनरल थे उनने टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया था। तो इस तरीके से 1947 से लेके आप देख सकते हो फिर कितना ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस हुआ। वो पेनफुल प्रोसेस क्या हुआ वो मैं अभी आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कितनी सारी दिक्कतें आई थी लोगों को, आप सोच भी नहीं सकते। इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ आई थी, आपने मेरे ख्याल से मिल्खा मूवी में या गदर मूवी में छोटे मोटे क्लिप्स के थ्रू भी देखने की कोशिश करी होगी। तो दोस्तों इससे हुआ क्या, क्योंकि लोगों को ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि कौन सा हिस्सा पाकिस्तान बनाया जाएगा और कौन सा हिस्सा हिंदुस्तान बनाया जाएगा। तो इसीलिए जो क्षेत्र मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम ग्रुप थे उन क्षेत्रों को क्या बनाया गया, उन क्षेत्रों को बनाया गया पाकिस्तान, और दोस्तों जो रेस्ट पार्ट बचा उसको बनाया गया हिंदुस्तान। तो मुस्लिम मेजॉरिटी वाले ग्रुप को भी सोचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो मुस्लिम मेजॉरिटी वाले ग्रुप को सोचना इसलिए मुश्किल हो चुका था क्योंकि वहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा हिस्सा पाकिस्तान में मिलाया जाएगा, कौन सा हिस्सा हिंदुस्तान में मिलाया जाएगा। इसीलिए हमारे सामने 4 डिफ़िकल्टीज़ आई कि जब भारत का पार्टीशन होगा, इंडिया का पार्टीशन होगा, तो कौन सा हिस्सा पाकिस्तान होगा और कौन सा हिस्सा हिंदुस्तान होगा। क्योंकि कुछ हिस्से हिंदुस्तान के वाले जो थे वो कभी भी पाकिस्तान के अंदर विलय भी नहीं होना चाहते थे, लेकिन फिर भी दोस्तों उनको विलय करवाया गया। तो इस तरीके से सबसे पहली जो दिक्कत आई थी वो सबसे पहले दिक्कत ये थी कि मुस्लिम मेजॉरिटी वाली जो स्टेट्स थी वो कौन कौन सी थी, उसको सोचना बहुत मुश्किल था। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये आई थी कि जो फ्रंटियर गांधी जिनको बोला जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको जो बोला जाता है दोस्तों, ये अगर आप फ्रंटियर गांधी के नाम से इनको देखेंगे तो ये भी पाकिस्तान के अंदर विलय नहीं होना चाहते थे। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविज़न के पूरी तरीके से मेन एक नेता के नाम से आप देख सकते हो इनको बोला जाता था। इनका नाम आप देखेंगे पेपर में ज़रूर पूछा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान। दोस्तों ये जो थे ना, ये ऐसे लीडर थे जो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ कि जो महात्मा गांधी जी हैं उनकी आइडियोलॉजी से पूरी तरीके से प्रेरित थे। वो रहते थे पाकिस्तान वाले हिस्से में, लेकिन दोस्तों वो गांधी जी की आइडियोलॉजी को पूरी तरीके से मानते थे और वो कभी भी नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान के हिस्से में विलय हो। लेकिन दोस्तों फिर भी उनको बाद में ना चाहते हुए भी दोस्तों उनको पाकिस्तान के हिस्से में विलय कराया गया। और फ्रंटियर गांधी के नाम से जो जाना जाता है हिस्सा, वो आप इस पोर्शन में देख सकते हो जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। अफ़गानिस्तान, कश्मीर, पंजाब और नॉर्दर्न एरिया जो है दोस्तों, इसके कुछ ऐसे एरिया, बलूचिस्तान के भी कुछ ऐसे एरिया है जो ज़बरदस्ती उस समय पे मुस्लिम मेजॉरिटी होने की वजह से उनको पाकिस्तान के हिस्से में मिला दिया गया, मर्ज कर दिया गया। तो इसीलिए आपको इस पे ज़्यादा फोकस करना है। इसे नेफा बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म के अंदर, ठीक है ना। नेफा वॉज मर्ज विद द पाकिस्तान ड्यू टू सम रीज़न। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। और फाइनली फिर दो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ठीक है चलो वो तो मुस्लिम मेजॉरिटी वाले इलाके थे तो उनको पाकिस्तान में विलय करा दिया गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे दो ऐसे और इलाके थे, पंजाब और आप देख सकते हो बांग्लादेश। दोस्तों ये ऐसे मुस्लिम मेजॉरिटी वाले इलाके थे जहाँ पे इनका क्या कहते हैं पार्टीशन करा गया। यानी कि पहले आप देख सकते हो पूरा पंजाब लगभग इतना था और पंजाब के हिस्से में लाहौर आता था। लेकिन जब पंजाब के खेती वाले इलाकों को थोड़ा सा पाकिस्तान को दिया गया तो लाहौर वाला इलाका जो था वो पंजाब के हिस्से में चला गया था। और ये वाला सीन आपने मिल्खा सिंह की मूवी के अंदर भी देखा हुआ है। नहीं देखा तो आप उसे वॉच करिए, काफ़ी इंस्पिरेशनल मूवी है, आपको बहुत कुछ सिखाएगी। दूसरा था बंगाल के बारे में दोस्तों। तो बंगाल आप देख सकते हो कि वहाँ पर फिर जाके उसका भी कहीं ना कहीं ईस्ट बंगाल वाला हिस्सा जो था वो पाकिस्तान का बनाया गया। और फिर बाद में क्या कहते हैं उसे बांग्लादेश बनाया गया। वो हमने पहले जो वर्ल्ड वाली बुक है उसके अंदर हमने इसके बारे में पढ़ लिया था। तो इस तरीके से पाकिस्तान दो बने। कौन से दो पाकिस्तान बने दोस्तों? ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। तो जो ईस्ट पाकिस्तान था वो आप देख सकते हैं बंगाल था जो बाद में बांग्लादेश बना था, और वेस्ट पाकिस्तान जो एट प्रेजेंट टाइम पे पाकिस्तान है।
अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत पता है किन लोगों की हो रही थी? सबसे बड़ी दिक्कत उन लोगों की हो रही थी जो ना तो क्या कहते हैं हिंदू थे और ना ही कोई तरीके से मुस्लिम थे। अब मान सकते हैं जैन थे, बुद्धिस्ट थे, सिख लोग थे। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो लाखों हिंदुस्तानियों के साथ कहाँ पे जाए। क्या वो पाकिस्तान के हिस्सों में जाए, क्या वो मुसलमानों के हिस्सों में जाए। तो उनके साथ ना अनडिज़ायरेबल एलियंस की तरह, दैट मीन्स ऐसे लोग जो क्या कहते हैं उनके इलाकों के नहीं हैं, उनके साथ ऐसा बिहेव किया जा रहा था। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम इन लोगों के साथ हुई थी। और इसकी वजह से जब पार्टीशन भारत के अंदर हुआ तो आप सोच नहीं सकते हैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली। मतलब पार्टीशन ने लोगों को इतनी ज़्यादा दिक्कतें दी जो शायद से आने वाले आज तक की आज़ादी में लोगों को दिक्कतें नहीं हुई होंगी। तो जैसे नंबर 1 दिक्कत, ऐसा बोला जाता है कि 80 लाख से भी ज़्यादा लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा, माइग्रेट करना पड़ा। जो पाकिस्तान वाले हिस्से में थे वो हिंदुस्तान वाले हिस्से में आए, जो इंडियंस थे। और जो पंजाब के अंदर मुस्लिम थे उन्हें पाकिस्तान के इलाकों में जाना पड़ा। तो ऐसे ये माइग्रेशन जो हुआ ना, इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हुई। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ 5 से 10 लाख लोग इसी चीज़ों की वजह से मारे गए, है ना। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो इलाके जैसे पंजाब था और बंगाल था, वहाँ पे इतने सारे सांप्रदायिक दंगे भड़के ना कि आप सोच नहीं सकते हैं कि जाति और कौम को लेके कितने लाखों लोगों को बेघर होना पड़ा। दोस्तों जब ये बेघर हुए तो उनको बेचारों को शरणार्थी कैंप, जैसे आप रिफ्यूजीज कैंप बोलते हैं, उनके अंदर ज़बरदस्ती रहना पड़ा। और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि खाने की फैसिलिटी नहीं, कोई लिविंग स्टैंडर्ड नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं ठीक तरीके की, शौच की व्यवस्था नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन उस समय उन्हें इन सब चीज़ों का फेस करना पड़ा, जो मेरे ख्याल से पार्टीशन की सबसे दर्दनाक हिस्सों में से एक था। फिर बहुत सी लड़कियों के साथ रेप हुए, उनका अपहरण करा गया, ज़बरदस्ती उनके साथ शादी करवाई गई और लोगों को अपनी कंट्रियों को, स्टेट्स को छोड़ के, अपने घरों को छोड़ के ज़बरदस्ती दूसरे स्टेट्स के लोगों के साथ मैरिज करनी पड़ी ज़बरदस्ती। ये आप चीज़ों फिल्म में भी देख सकते हैं, फिल्मों में भी काफ़ी अच्छा बताया हुआ है इसके बारे में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, लोगों ने ऑनर किलिंग करी। ऑनर किलिंग का मतलब ये होता है कि सपोज़ मान लीजिए कि आपके घर में कोई भी लड़की है, आप उसको बचाना चाहते हैं, तो बचाने के लिए आप या तो क्या कहते हैं उसको सुरक्षित प्लेस पे लेके जाएंगे, लेकिन आप खुद ही सुरक्षित प्लेस पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ऑनर किलिंग का मतलब ये हो गया कि आपने अपने सम्मान के लिए सिर्फ और सिर्फ उस लड़की के साथ बुरा ना हो जाए, इसलिए आपने उसको मार दिया। तो ये एक ऑनर किलिंग थी जो उस समय पे बहुत बड़ी मात्रा के अंदर हुई थी। बच्चों को अपने पेरेंट्स से बिछड़ना पड़ गया था, पेरेंट्स को अपने बच्चों से बिछड़ना पड़ गया था। ऐसी रैंडमली बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी जो एक छोटी सी वीडियो के अंदर डिस्क्राइब नहीं हो सकती है। तो दोस्तों मिलते हैं हम तीसरे पार्ट में और हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये समस्या तो हमारे भारत देश में थी, लेकिन दोस्तों उसके बाद और समस्या थी, जैसे कि देसी रजवाड़े, रियासतें, उनको भारत में कैसे लाया जाएगा, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने थी। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। आपने जो भी डाउट पूछने हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दूसरा जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका रिप्लाई ज़रूर करिएगा, आपकी जीके की नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट टाइम वाले में आपने काफ़ी अच्छे कमेंट करे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और नोट्स चाहिए तो मैंने आपको बता दें कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप ले सकते हैं। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो एंड लेट्स मीट इन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।